तो अगर आप ग्लॉसरी को देखें तो डिस्ट्रैक्ट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वर्ड एंड सिनोनिम। डिस्ट्रैक्ट्स कहते हैं किसी चीज के अंदर खलल पेश करना या डिस्टर्ब्स करना, किसी को परेशान करना। इमेंस, ह्यूज को कहते हैं बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं। मशरूमिंग, बढ़ने को कहते हैं। ग्रोइंग, इजाफा भी कह सकते हैं। एक्सेसिवली, एक्सट्रीमली, शदीद को कहते हैं। पेट्रोलिंग भी आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में, तो इसको गार्डिंग कहते हैं, मोहतात रहना। सो जस्ट पुट, व्हाई वी जस्ट डोंट पुट अ स्टार ऑन दिस पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस को कहते हैं, बेख्वाबी को कहते हैं। इरिटेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम दिस ग्लोसरी, तो इसे कहते हैं जी एनॉइंग। आप अगर परेशान हो रहे हैं तो दैट इज समथिंग इरिटेंट, एनॉइंग करना। तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज 115 पर जाते हैं, 115 पेज पर हम आ गए हैं, तो लिखा हुआ है जी कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में जो पहला टॉपिक है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं जी तफहीम इबारत को। एक आपका पैसेज होता है, उसके नीचे सवाल दिए होते हैं और उसी पैसेज में से आपने जवाब लिखने होते हैं। इसी तरह आपका लेसन भी होता है। कॉज एंड इफेक्ट एंड सॉल्यूशंस, आपके कॉज, वजूहात, असरात और इसके जो आंसर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। डू यू वरी अबाउट पोल्यूशन, क्या आप परेशान हैं आलूदगी की वजह से। कंप्लीट द टेबल बिलो विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्टूडेंट फेलो के साथ इस टेबल को जो है मतलब आप इसको फिल करें, मुकम्मल करें, कंप्लीट करें। लिस्ट द कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, आप वजूहात बताएं कि क्या शोर की आलूदगी की वजूहात है, उसकी फहरिस्त बनाएं। व्हाट आर देयर इफेक्ट्स, क्या उसके असरात हैं ये भी बताएं। कैन यू थिंक ऑफ सम सॉल्यूशंस, क्या आप सोच सकते हैं कुछ हालात ऐसे जो मजीद हल किए जा सकें इनके मसाइल के बारे में। तो जैसे कि आपके सामने उन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं कि जी कॉजेज आपने लिखने हैं, कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, सॉल्यूशन। सो अब हम ये टेक्स्ट बुक से सॉल्यूशन की तरफ चले गए हैं। तो अगर आप कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन को देखें तो सबसे ज्यादा हॉर्न लोग बजाते हैं, वो भी फजूल किस्म का हॉर्न बजाते हैं। इससे शोर की आलूदगी के असरात क्या होते हैं, हम इरिटेबिलिटी आती है हमारे अंदर, हम परेशान होते हैं, हम इरिटेट होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि जी सख्त कवानीन जो हैं लगा दिए जाएं ताकि ये हॉर्न को चेक किया जा सके कि कौन लोग हैं जो हॉर्न बजाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है, शोर की आलूदगी की वजूहात हैं। द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। मुदर्जा झेल इसके जो हैं शोर की आलूदगी की वजूहात हैं वो आ जाएं नेक्स्ट पेज पर, हम देखते हैं कि क्या हैं। पहला कॉजेज अगर वजूहात देखें तो ट्रैफिक है, उसके बाद रेलवे स्टेशन हैं, बहुत ज्यादा शोर की आलूदगी इससे मिलती है। एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज हैं, जब हवाई जहाज सामने से गुजरता है तो बुरा हाल होता है। आपकी ये जितनी भी सनतें हैं वहां से अगर आप देख लें इतनी पोल्यूशन निकलती है, इतनी शोर की आलूदगी, आवाज निकलती है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स देख लें, जहां सड़क बनेगी, जहां पुल बनेगा, जहां ब्रिज बनेगा, वहां पर आपको ये मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मतलब तामीराती आलात नजर आएंगे और वो उनके शोर, दैट इज द वर्ड यूज इन द लेसन, पायरेसिंग और ग्रिलिंग वाला शोर होता है। हाउस होल्ड इक्विपमेंट, घरेलू आलात हैं, लोगों ने जनरेटर्स लगाए हुए हैं और भी बहुत से आलात लगाए हुए हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, म्यूजिक सिस्टम्स हैं, आपके जनरेटर्स हैं, आपके अननेसेसरी हॉर्न हॉगिंग हैं। ये हैं जी आपकी शोर की आलूदगी की वजूहात। और अगर हम इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन की बात करें कि जी क्या इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो सकते हैं, शोर की आलूदगी के क्या असरात हो सकते हैं, तो फॉलोइंग आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। फर्स्ट वन इज एग्रेशन, ये आपके चैप्टर से ही वर्ड्स लिए गए हैं। तो आपके अंदर जो एग्रेशन आता है ये सिर्फ शोर की आलूदगी की वजह से एग्रेशन आ जाता है, इंसान का जो है गुस्सा, जारियत बढ़ जाती है। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। हाइपरटेंशन, हद से ज्यादा खून का दबाव, मतलब आप बहुत ज्यादा हाइपर होने लग जाते हैं। हायर स्ट्रेस लेवल्स, दबाव का बुलंद लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा आपको तंग करता है, परेशान करता है। हेयरिंग लॉस, समात का नुकसान हो जाता है शोर की आलूदगी से। रेस्टलेसनेस, अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो जिंदगी में बेचैनी सी महसूस होती है। डिप्रेशन, अफसरदगी को कहते हैं। इंसोम्निया, बेख्वाबी में कहते हैं। अब बात करते हैं जी सॉल्यूशंस की कि अगर हमें इनके सॉल्यूशंस दे दिए जाएं
तो वो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि हम शोर की आलूदगी से बच जाएं। तो पहला तो सोल्यूशन आप देख सकते हैं आपके सामने के स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाएं, हारन को बंद किया जाए। ये जो लोग भी हारन देते हैं इनको बंद सख्ती से असूल लगाए जाएं और इनको बंद करवा दिया जाए। टू रेज अवेयरनेस इन पीपल, लोगों में आगाही बढ़ानी चाहिए। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन कि आप जो है लोगों को बताएं, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि जी ये बहुत इश्यूज हैं, आप इन चीज़ों से बचें। फॉर्मेशन ऑफ द लीगलेशन इन दिस रिगार्ड, आपको जो है कानून साजी करनी चाहिए और बनानी भी चाहिए ताकि आप शोर की आलूदगी से बच सकें। So now let's talk about the question answers and I have just told you कि ये जो comprehension का part है ये बहुत ज़्यादा important होता है। तो अगर आप पेज 115 पर देखें तो comprehension आपकी टॉप ऑफ द पेज पर लिखी हुई है। उसके बाद ये है कि अगर आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखें तो हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन है। हाउ इज द कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। मतलब ये डिफरेंट 6 क्वेश्चंस हैं जिसको आप देखेंगे कि अभी हम उसको सोल्यूशन के साथ समझेंगे। So here's your solution, Unit 11, Noise in the Environment, Comprehension, answer the following questions. How do you define noise pollution? शोर की आलूदगी की तारीफ आप कैसे करेंगे? Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts normal functioning of life. अगर आप शोर की आलूदगी की तारीफ यूं की जाती है कि शोर की कोई भी शक्ल जो जिंदगी की मामूल की कार गुजारी के तसलसल को मुनक़ता करती हो, उसे आप शोर की। अगर हम इसको इजी वर्डिंग में देखें तो शोर की आलूदगी से मुराद ऐसी कोई शोर की किस्म या कोई भी ऐसी शोर की किस्म है जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, आम रोज़ा जिंदगी के कामों को खलल पैदा करती है या उसमें खलल पैदा करती है, वो शोर की आलूदगी कहलाती है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है जी, हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये किस तरह से शोर की आलूदगी है। एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल हॉर्न इज अ मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये जो बहुत ज्यादा व्हीकल हॉर्न, मतलब ये जो मोटर गाड़ियों के हारन है बजाए जाते हैं, उसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से सोर्स बन गया नॉइज पोल्यूशन का। एयरप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स आर आल्सो सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। जाहिर सी बात है हवाई जहाज हैं, रेलगाड़ियां हैं, बहरी जहाज हैं, ये भी जराए हैं नॉइज पोल्यूशन की, मतलब शोर की आलूदगी की, फॉर पीपल लिविंग इन कॉलोनीज नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। ठीक है, जाहिर सी बात है जो लोग कॉलोनियां बनाकर हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के करीब बैठे हुए हैं, शोर की आलूदगी का जराए जो हैं वो इन चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने बताया हुआ है कि हाउ इज कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये जो तामीराती काम है शोर की आलूदगी की वजह क्यों बनते हैं। The transport and equipment used at construction sites, its grilling and pirating sound is a cause of noise pollution. ये जो आमदोरफ्त और साजो सामान कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, यही ग्रिलिंग और पायरेसिंग, इन्हीं की दम घोट देने वाली आवाजें, चुभने वाली आवाजें शोर की आलूदगी की वजह हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हाउ इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जनरेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो शोर की आलूदगी की वजह बनती हैं, वो क्या हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स प्रोड्यूस डैमेजिंग साउंड। इसमें कोई शक नहीं है जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह आवाज पैदा कर रही हैं, विच इज फ्रीली ऑडिबल, और वो बहुत ज्यादा सुनाई देती हैं, मतलब वो कानों के पर्दों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। दस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन। यही वजह है जो इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है शोर की आलूदगी की क्या बन रही है, वजह बन रही है, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि व्हाई इज नॉइज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत मर्तबा आया हुआ है, तो उस पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो इंसानी सेहत के बारे में आप अगर जानते हैं तो ये किस तरह से शोर जो है ये खतरनाक बन रहा है इंसानी सेहत के लिए। नॉइज इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये तो सबको पता है, शोर की आलूदगी या शोर जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
एज इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट, जैसा कि इस पर मनफी असर ये रखता है। इट कैन कॉज कंडीशंस सच एज एग्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हेयरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड एंजाइटी। क्योंकि ये वजह बनता है बहुत सी हालात की, जैसे कि एग्रेशन है जिसे आप कहते हैं जाहियत, मतलब गुस्सा आ जाना एग्रेशन। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा खून का फिशार खून, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से खून का गर्दिश करना जिस्म में। हेयरिंग लॉस, जैसे कि समात का नुकसान, आप सुन नहीं सकते हैं, आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनने लग जाते हैं, वो शोर की आलूदगी की वजह से होता है। मतलब शोर बहुत ज़्यादा आपके कानों तक जाता है, जैसे कि चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि जो काबिल कबूल आवाज़ है वो 55 डेसिबल है लेकिन पहुंची 91 डेसिबल पर है, तो ये बहुत ज़्यादा शोर की आलूदगी में इजाफा हो रहा है। रेस्टलेसनेस है, आप जो है बेचैनी की तरफ जाते हैं। डिप्रेशन है, आपको अफसरदगी होती है, अफसोस होने लग जाता है, आप जो है इंसोम्निया में चले जाते हैं, बेख्वाबी में। एंजाइटी, आप बहुत ज़्यादा कर्ब मतलब आप उसको कह सकते हैं परेशानी जैसी कैफियत में मुब्तला से हो जाते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर फॉर द कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइज। अब आपने सारा चैप्टर पढ़ तो लिया है, लेकिन आप ये भी तो साथ बताएं कि इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, मतलब हदायती इकदाम क्या हैं, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं, ऐसी कौन से तदाबीर हैं, हदायत हैं जो शोर को रिड्यूस कम कर सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आने वाली। आपने जो म्यूजिक और टीवी ऊंची आवाज से सुनना शुरू किया हुआ है, सबसे पहले तो उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करें, मतलब ममनू करें, सख्ती करें जी, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एंड लाउड स्पीकर इज रेजिडेंशियल एरियाज। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं और लाउड स्पीकर्स हैं, ये रिहायशी इलाकों में चलाए जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए, इनको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए, इनकी हौसला शक्नी करनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान शुड फ्रेम रूल्स, फ्रेम मतलब बनाने हैं, ये पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि ये असूल बनाएं इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, मतलब शोर की आलूदगी के सिलसिले में, और सख्ती से नाफिज करें, इन्फोर्स करें, अप्लाई करें, मतलब इम्पोज करें them to reduce noise pollution, ताकि शोर की आलूदगी को कम किया जा सके। So let's talk about page number 115, exercise C. In paragraph 3, 4, 5, 6 and 7, the writer is describing the cause, effect and solution of noise pollution. आपने आइडेंटिफाई तो करना है इन तमाम पैराग्राफ्स के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ समराइज भी करना है। तो आपने कॉज 1, कॉज 2 और कॉज 3 को, मतलब 3 वजूहात बतानी है, साथ ही उसके इफेक्ट्स भी बताने हैं और साथ ही उसकी सॉल्यूशंस भी बतानी है। The writer describes that no noise coming from different modes of transport is the cause of noise pollution. मतलब राइटर ये बता रहा है इस चैप्टर में कि ये जो नॉइज कमिंग मुख्तलिफ जराए से जो शोर आ रहा है, आमदोरफ्त के मुख्तलिफ जराए से जो शोर आ रहा है, इज द कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। यही तो वजह है। इंक्रीज इन व्हीकुलर ट्रैफिक, ये जो मोटर गाड़ियों की ट्रैफिक बढ़ रही है, अनवारंटेड हार्न बजा रहे हैं ड्राइवर, ये भी इमेंस पोल्यूशन देता है, राइज टू इमेंस पोल्यूशन देता है, मतलब शोर की आलूदगी में इजाफा करता है। It is highly stressful for human communities. The transport used at construction sites, its sharp sound is a big cause of noise pollution. तो अभी हमने 3 कॉजेज के बारे में पढ़ा था और उन कॉजेज से इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये अभी हम असरात पढ़ रहे हैं और इनकी सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो स्ट्रेसफुल ह्यूमन कम्युनिटीज हो रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है ना शोर की आलूदगी से। आमदो रफ्त जो है इस्तेमाल होती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कोई रोड बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी बात हो रही है, उधर बहुत तेज आवाज जो है वो वजह बनती है शोर की आलूदगी की। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक और वजह है शोर की आलूदगी की। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स में मेक शार्प नॉइज एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट एज, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये जितने भी बिजली के जनरेटर हैं, इनकी बहुत तेज आवाज होती है जो हमारे रिहायशियों को इल एट एज करती है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन, नाउ इट्स फाइन। तो लिसनिंग टू टीवी
ऑन लाउड वॉल्यूम इज ऑल्सो सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अगर आप टीवी को ऊंची आवाज में सुन रहे हैं वो भी आपके लिए शोर की आलूदगी है। उसके बाद अगर आप देखें टू ओवरकम, अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गए हैं। टू ओवरकम दिस इशू पीपल नीड टू डेवलप सिविक सेंस। इनको चाहिए कि ये शहरी समझबूझ पैदा करें। नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है ह्यूमन हेल्थ पर, जो भी इंसानी सेहत है उस पर मनफी असर हो रहा है। इट कैन कॉज कंडीशन सच एज एग्रेशन, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस। अब ये वजूहात भी बन रही हैं। एक तो आपको ओवरकम बताया जा रहा है किस तरह करना है कि आपने शहरी समझबूझ को बढ़ाना है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, और ये हमारी इंसानी सेहत पर मनफी असर डाल रहा है। और ये वजूहात ये भी बन रहा है, मतलब शोर की आलूदगी की वजूहात ये भी हैं कि इंसान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फशारे खून मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस दबाव आ जाता है, हेयरिंग लॉस, समात का नुकसान हो जाता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी और इंसोम्निया, ख्वाब, बेख्वाबी। नॉइज कैन सीरियसली इफेक्ट स्टूडेंट लर्निंग एंड कंसंट्रेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितने भी तुलबा हैं उनकी तवज्जो में ये हर्ज है, वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं और बाहर शोर की आलूदगी होती है और मतलब शोर बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उनकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मतलब असर होता है। द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल अनवांटेड नॉइज लेवल्स। अब ये सॉल्यूशंस हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो गैर जरूरी शोर की सतहों पर काबू पाए। फर्दरमोर इट शुड इंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, ब्लॉक नॉइज एमिटिंग व्हीकल्स। अब ये भी सॉल्यूशन है कि मजीद हुकूमत को क्या चाहिए कि वो कम अज कम जो है जो ट्रैफिक का बहाव है उसको तो आहिस्ता करे, स्मूथ करे, और ये जो मोटर गाड़ियां रोड पर चलती हैं इनमें जो शोर निकालने वाली हैं इनको बैन कर दें, ब्लॉक कर दें, और जहां पर ज़रूरी है वहां पर ये नॉइज बैरियर्स को लगाएं। उसके बाद द रेजिडेंशियल सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड। ये जितने भी रिहायशी लोग हैं, कॉलोनी हैं, टाउन्स हैं, इनके लोगों को आगे आना चाहिए और असूलों को बनाना भी है और नाफिज भी करना है, लागू भी करना है उन्हीं इलाकों में जहां पर ये गैर ज़रूरी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स मतलब आवाज़ पैदा करने वाले चीज़ें जो है इस्तेमाल हो रही हैं उनको चेक करें। तो इस तरह से आपकी कॉजेज भी आपको नॉइज पोल्यूशन की पता चल गई, आपको इफेक्ट्स, असरात भी पता चल गए कि असरात क्या होते हैं। उसके बाद आपको सॉल्यूशंस पता चल गए कि आपने नॉइज पोल्यूशन की सॉल्यूशंस को किस तरह मद्देनजर रखना है, हुकूमत को क्या चाहिए कि वो ये इकदाम करें। अब आपने वोकैबुलरी देखी है जी आपके सामने 116 पेज पर, 116 पेज पर वोकैबुलरी आपको दिखाई जा रही है, जिसके अंदर उसने कहा हुआ है कि जी राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब इन तमाम चीज़ों के जो भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनके आपने सिनोनिम्स लिखने हैं। डिसरप्ट खलल को कहते हैं, मुदाखलत को कहते हैं, न्यूजेंस तकलीफ दे, पायरसिंग चुभने वाली, रैपिड तेजी से, अनमॉनिटर्ड गैर जरूरी जिसको अननेसेसरी कहते हैं। उसने साथ आपको पैराग्राफ भी मेंशन कर दिए हैं जी, फलान फलान पैराग्राफ में ये वर्ड हैं तो काइंडली आप इनके सिनोनिम्स लिखें। तो आपके सामने मैंने सिनोनिम्स भी निकाल दिए हैं। डिसरप्ट्स, इंटरप्ट्स को कहते हैं मुदाखलत, न्यूजेंस, अनॉयंस मतलब परेशानी, रैपिड तेजी मतलब फास्ट, पायरसिंग चुभने वाली मतलब शार्प, अनमॉनिटर्ड अनचेक्ड मतलब गैर जरूरी जिस पे पड़ताल नहीं की जा सकती। अब वो एक्सरसाइज बी पेज 116 में क्या कहते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म फ्रॉम दीज रूड वर्ड्स। मतलब अगर आपके पास पोल्यूट है, अगर आपके पास कंस्ट्रक्ट है और तीसरा वर्ड जो है वो आपके पास डेवलप है, आप इन वर्ड से मजीद कितने और वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। आप इसको सफिक्स के तौर पर भी यूज कर लें, आप इसको जो है इन वर्ड्स को प्रीफिक्स के तौर पर भी यूज कर लें, इनसे वर्डिंग आप क्रिएट कर कर अभी बताएं। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं, पॉल्यूट से पॉल्यूशन, पॉल्यूट से पॉल्यूटर, पॉल्यूट से पॉल्यूटेड। अगर आप कंस्ट्रक्ट देखें तो कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शनल, कंस्ट्रक्शनल और कंस्ट्रक्टर। तो इसी तरह डेवलप से डेवलपमेंट, डेवलपर और डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो मतलब डेवलपमेंट और डेवलप्ड और डेवलपर, डेवलपिंग, ये वो वर्ड्स हैं जो हमने इनसे अखज किए हैं। तो अगर आप देखें और मजीद वर्ड्स यहां पर, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज सी आपके सामने है कि चूज 5 वर्ड्स, आपने चूज 5 वर्ड्स करने हैं जो भी आपने बनाए हैं और इनको रूट वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अपने जुमले में बनाएं।
सो यू कैन जस्ट सी कि अभी हमने वर्ड्स कंस्ट्रक्ट किए थे और अब उन्हीं वर्ड्स से हम जुमले बना रहे हैं। जैसे कि मैंने पोल्यूट से पोल्यूशन बनाया था, तो मैंने पोल्यूशन का वर्ड इस्तेमाल करके अब जुमला बना रहा हूँ, नॉइज पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। फिर मैंने कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शन बनाया, तो कंस्ट्रक्शन का मैं जुमला बना रहा हूँ, दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। फिर मैंने कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्टिव देखा, तो मैंने कहा हिज टीचर प्लेड अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन हिज कैरेक्टर बिल्डिंग। फिर मैंने डेवलप से डेवलपिंग बनाया, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। So now let's talk about the page 117 which is grammar. Transitional devices actually होती ही क्या हैं, मतलब हमें पता ही क्यों नहीं चलता इन लोगों मतलब इनके बारे में। तो हम अगर ट्रांजिशनल डिवाइसेस को देखें तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ योर राइटिंग। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो वर्ड्स, वो नामुकम्मल जुमले हैं जो राइटिंग के हिस्सों को आपस में मुंसलिक करती हैं या जोड़ती हैं। दे थिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियाज। ये जुमलों को और पैराग्राफ को इकट्ठा बरकरार रखती हैं और आइडियाज को तसलसल में रखती हैं। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज्ड ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस। अभी कुछ हमारे पास मौजूद हैं दर्जेल फहरिस्त, जिसमें आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस को बता सकते हैं वो कौन सी हैं। अगर हम एक पहला वर्ड देखें तो एडिशन लिखा हुआ है। एडिशन कहां पर यूज हो सकता है? अगेन, बिसाइड्स, फाइनली, फर्दर, फर्दरमोर, टू, नेक्स्ट, ये तमाम ट्रांजिशनल डिवाइसेस की मिसाल है। उसके बाद अगर आप कंपैरिजन की बात करें, बट, येट, ऑन, अदर हैंड, हाउएवर, नेवरदलेस, मतलब अगर आप किसी चीज को, जुमले को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, पैराग्राफ्स को अगर जोड़ रहे हैं, कनेक्टिविटी में रखना है आपने, उनको हम ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं। इस तरह एडिशन में भी किसी चीज को बढ़ाना है तो उसके लिए भी आपने एक वर्ड यूज करना है, ठीक है, वो आपको बता दिया गया है। अब एम्फसाइज क्या है? एम्फसाइज डेफिनेटली को कहते हैं किसी चीज पर जोर डालने को कहते हैं। In fact, indeed, absolutely, positively, naturally, always, forever, never, certainly. तो ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम अब सीक्वेंसिंग को देखें तो सीक्वेंसिंग या सीक्वेंसिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, देन, फॉलोइंग, मतलब सीक्वेंसिंग के लिए अगर कोई वर्ड यूज होता है तो दैट इज एक्चुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब ये भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पलिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, इन दिस केस, ऑन दिस ओकेजन, डिमॉन्स्ट्रेट, टू इलस्ट्रेट, एज एन इलस्ट्रेशन, ये एग्जाम्पलिफिकेशन के लिए यूज होती है ट्रांजिशनल डिवाइस। समराइजेशन के लिए, इन ब्रीफ, ऑन द होल, summing up, to conclude, in conclusion, therefore, accordingly, thus, as a result, consequently, इन तमाम चीजों को समराइजेशन के तौर पर एज अ ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज किया जाता है। तो अब वो लास्ट, इस पेज के लास्ट पोर्शन में एक्सरसाइज ए में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है जी आइडेंटिफाई ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन पैराग्राफ्स 8 and 9। So we got 8th paragraph in front of your screen. Noise pollution is a serious issue and, तो जिधर and है, I have just underlined that 3 words। तो ये किसी भी दो जुमलों को जोड़ने वाला एडिशन टाइप है ट्रांजिशनल डिवाइस। तो उसने कहा था कि 8वें पैराग्राफ में आप जो है बता दें हमें जितने भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। तो हमने पढ़ा था ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स, तो ये वो वर्ड्स हैं जो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, तो दैट आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस। लेट्स टॉक अबाउट द पेज 118। 118 पेज पर क्या है जी, रीड द सेंटेंसेस एंड इंसर्ट एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो ये सारे आपने जुमले रीड करने हैं, उसके बाद आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इनपुट करना है। तो जैसे कि आप पहली ऑप्शन में देख सकते हैं, उसने लिखा हुआ है कि इट वॉज अनाउंस्ड दैट द डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज।
डैश डॉक्टर्स एंडेड द स्ट्राइक एज अ रिजल्ट। तो हम यहां पर ऑप्शन लगाएंगे एज अ रिजल्ट की। इट वॉज अनाउंस दैट डॉक्टर सैलरीज वुड बी इंक्रीज एज अ रिजल्ट डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक। उनको बता दिया गया कि आपकी सैलरियों को बढ़ा दिया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने नतीजा के तौर पर स्ट्राइक को खत्म कर दिया। अमजद इज एन एक्सीलेंट टीचर डैश ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल। तो डैश मतलब फॉर एग्जाम्पल, वो एक बहुत अच्छा टीचर है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है एंड मेक श्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और ये भी यकीन दिलाता है कि तमाम तुलबा जो हैं उसको कॉन्सेप्ट को समझें। तो उसके बाद आप थर्ड पर देख लें। अगर आप थर्ड पे देख सकते हैं तो आमिना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, हाउएवर शी डज नॉट असिस्ट। ठीक है, however she does not assist, मदद नहीं करती अपनी दोस्तों की in learning to speak English। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती है लेकिन अपने दोस्तों की मदद नहीं करती है। The government has levied more taxes, ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर MCQs भी आपको मिलेगा। तो इसके साथ आपने लगाना है बट, बिकॉज ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ठीक है जी। But the salary structure has not been improved. Salma is a good speaker dash she also writes very well. In addition, Salma is a good speaker. In addition, she also writes very well. अब चलते हैं। So our next topic is adverb clause. As you can see on your screen, this is the term of grammar. Page 118 पर ही अभी हम काम कर रहे हैं, जो कि adverb clause है। An adverb clause होता क्या है जी? Group of words होते हैं which does the work of an adverb. It usually begins with an subordinating conjunction such as after, because, until, where, while, unless, as, when, since, if, though, wherever। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक एडवर्ब की तरह काम करते हैं। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है जी? ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो एडवर्ब की तरह काम करते हैं और जो शुरू होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, जो कि उसने आपको एग्जांपल्स में लिख दी है। उसके नीचे ही एक एक्सरसाइज गिवन है जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि आप हमें बताएं कि अंडरलाइन करना है आपने, अंडरलाइन एडवर्ब क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आल्सो एनसर्कल द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आपने इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी अंडरलाइन करना है और यू में सेट वेयर यू लाइक के अंदर आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस एडवर्ब क्लॉज भी अंडरलाइन करना है। सो पहले जुमले की बात करते हैं। तो लिखा हुआ यू में सिट वेयर एवर यू लाइक। तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर आपने देखना है कि आपके सामने वेयर एवर यू लाइक लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी ऑन स्क्रीन। तो ये जो वेयर एवर है ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वेयर एवर यू लाइक एडवर्ब क्लॉज है। उसके बाद अगर आप देखें तो इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। तो ये जो इफ है ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग है और बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। उसके बाद वी शैल वेट हियर अंटिल यू केम। ठीक है जी, अंटिल जो है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अंटिल यू कम जो है ये तीनों वर्ड्स एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव ये सारा ग्रुप एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। ठीक है, a group of words which does the work of as adverb, adverb के तौर पर ये काम करे। अगर आपको एडवर्ब क्लॉज का पता नहीं है तो आपको एडवर्ब का भी नहीं पता। तो पहले तो आपको एडवर्ब का पता होना चाहिए। अ वर्ड दैट ऐड इंफॉर्मेशन इन अ वर्ब, वर्ब के अंदर यहां पर वर्ब क्या है आपका बाय है। तो बाय के अंदर इंफॉर्मेशन का इजाफा हो रहा है कि मैं खरीदूंगा तो सही लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खरीद लूंगा, तो इस वर्ब के अंदर इजाफा हो रहा है। ठीक है जी, एडवर्ब जिसे कहते हैं। तो अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे
तो वो एज एन एडवर्ब काम करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, आप कर लें इससे पहले कि आप भूल जाए। ठीक है जी, ये आपका जो बिफोर है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग है, जैसे बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग था। तो उसके बाद जो आपका यू फॉरगेट है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये एडवर्ब क्लॉज है। So let's talk about page 119, D exercise, supply suitable adverb clauses. यहां पे सब fill in the blanks थी and I have just wrote in my writing कि आपको ये clear हो जाए। Nobody likes him as he deceives everyone, मतलब धोखाधड़ी को कहते हैं deceives, और as यहां पर एक सब ऑर्डिनेटिंग जो है आपका कंजंक्शन है, और उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे अगर आप फोकस करें तो वो सब के सब एडवर्ब क्लॉजेज हैं। उसके बाद she sings exactly after having training in music, after having training in music, ये सारा का सारा एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में फिर बताता चलूं, एडवर्ब को जाहिर करने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। I will not go out if it rains, if it shall remain principal, ठीक है, of this college until my contract expires, मैं तब तक रहूंगा जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता। When I was unavailable, I spoke to his brother, जब मैं मुयस्सर नहीं था मैंने इसके भाई से बात कही। अगला क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन सेंटेंसेस। ये सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आपने इनको कहां पर यूज करना है, अपने जुमलों में। सो ये आपके बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखे हैं और ये उनके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपने बस थोड़ा सा फोकस करना है और इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिंस एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उसके बाद नासिर हैज नॉट फोन्ड मी सिंस ही वेंट टू कराची, उसने मुझे अभी तक फोन नहीं किया जब से वो कराची गया हुआ है। Unless I shall not forgive him unless he speaks the truth, जब तक वो सच नहीं बोलेगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। Though he loves Munir, though he often annoys him, वो मुनीर से मोहब्बत करता है अगरचा वो उसे अक्सर झुंझलाता है। ठीक है, annoys आप उसको परेशान भी कह सकते हैं। While my father died while I was 7 years of age, as he could not go to school as he was ill, मतलब ये सारे बहुत आसान थे जिनको हमने जुमलों में इस्तेमाल किया। उसके बाद लिखा हुआ है जी, when I was reading a book when the doorbell rang, after I shall call you after I have spoken to her। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अहम है कि आइडेंटिफाई करना है और इन्हीं क्लॉजेस को इन द रेलिवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल में भी लिखना है कि आप इन क्लॉजेस को लिखें और रेलिवेंट कॉलम्स में इसका टेबल बनाएं। ये आपके तमाम जुमले जिनको आपने रेलिवेंट कॉलम में मेंशन करना है, जैसे कि मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस आपकी स्क्रीन पे शो किए हुए हैं। आसिफ प्लेज हॉकी, आसिफ प्लेज हॉकी एज ही एंजॉयज इट, जैसा कि वो उसको मतलब लुत्फअंदोज होता है उससे मतलब हॉकी से। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक होता है डिपेंडेंट, मतलब इस क्लॉज पर डिपेंड करने वाला डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट होता है। इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। आपका जो सेकंड मतलब लाइन है उसमें लिखा हुआ है शाजिया कुड नॉट कैच द बस, फिर आगे लिखा हुआ है बिकॉज शी वॉज लेट, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इस तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में लाजमी वो पूछेगा। तो उसके बाद थर्ड सेंटेंस देख लें आप, Ali could not finish his test on time. Ali could not finish his test of mathematics test on time. अब ये हो गया आपका independent clause. Although he knew all the answers, अगरचा उसे तमाम आंसर्स आते थे, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद अगर आप फोर्थ सेंटेंस की बात कर लें तो लिखा हुआ है आरिफा क्विकली एट हर लंच, आसिफा, वैसे तो आरिफा है, ये मिस करेक्शन हुई है, मिस प्रिंटिंग है। आसिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वाज वेरी हंग्री। हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक रेस्ट, हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक, मतलब ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड
इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस थे जिनके हमने पेजेस बना लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द Page 120, G exercise. Read the following sentences and take the right adverbial clause given in brackets. तो आपने अब क्या करना है कि आपको adverbial clause of place होगा या adverbial clause of time होगा, ये आपने इस underline clause की मदद से आपने बताना है कि ये कौन सा है, time वाला है या place वाला है। तो अगर हम देखें पहले जुमले को, The train left the station as Asad arrived. तो इसके आप कॉलम में देख सकते हैं कि टाइम मेंशन है और प्लेस मेंशन है। तो हम अगर देखें, थोड़ा सा फोकस करें इस लाइन पर, तो हमें ये शो होगा कि ये एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम है, क्योंकि अराइवल की बात हो रही है ना, किसी जगह पर पहुंचने की बात हो रही है। तो जब आप पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है वक्त को मद्देनजर रखकर पहुंचते हैं। यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस और एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। तो ये प्लेस है, जहां भी तुम पसंद चाहते हो वहां पर रख लो। आफ्टर द थीव हैड स्टोलन मनी ही लेफ्ट होम क्विकली, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर, मैनर है जी। ये जो तीसरा है, आफ्टर द थीव हैड स्टोलन मनी, नहीं, ये आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं कि जब जिस वक्त वो चोरी कर लेगा, चोर चोरी कर लेगा। तो ये वक्त के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें, he was very pleased that you have passed, adverbial clause of place या adverbial clause of reason। तो ये रीजन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। वजह क्या थी खुश होने की? क्योंकि तुम पास हो गए। he failed because, अगर हमें फिफ्थ सेंटेंस थोड़ा सा क्लियर कर लें, तो he failed because he did not work hard। तो वो फेल हुआ क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत नहीं की। तो अगर हम देखें तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन ही है, क्योंकि वो नाकाम हुआ किसी वजह से हुआ है, सख्त मेहनत ना करने की वजह से। यूज ऑफ कॉमा एंड डिपेंडेंट क्लॉज, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो ग्रामेटिकल चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ कॉमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम द मेन क्लॉज, आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है ताकि आप अलग कर सकें डिपेंडेंट क्लॉज को और मेन क्लॉज को। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो हम आगे चलते हैं, इसका आंसर ढूंढते हैं ताकि हम इन चीजों को अलग कर सकें। अगर हम देखें ए सेंटेंस में, तो लिखा हुआ है इन अ सेंटेंस विच हैज एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज, अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द टू इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द डिपेंडेंट क्लॉज। अगर डिपेंडेंट क्लॉज से जुमला शुरू हो रहा है तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। द डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली स्टार्ट्स विद एनी ऑफ दीज सब कोऑर्डिनेटिंग conjunctions while as although because since if, मतलब इन सब कोऑर्डिनेटिंग ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं, तो आपको ये अलग करने में आसान होगा। If the same sentence starts with an independent clause, no comma is required। याद रखिएगा, अगर डिपेंडेंट क्लॉज से जुमला नहीं शुरू हो रहा तो आप क्या करेंगे, आप जो है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कह देंगे। अभी हम एग्जांपल्स करते हैं, आपको मजीद समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, while I was eating the doorbell rang, तो इसमें उन्होंने एग्जांपल में लिख दिया the doorbell rang while I was eating, कॉमा रिमूव हुआ और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गया। Because her alarm clock was broken, she was late for class। She was late for class because her alarm clock was broken। ये because खत्म हुआ और आपका कॉमा रिमूव हो गया। If you are sick, you must see a doctor। You must see a doctor if you are sick, तो if आ गया कॉमा की जगह पर। When the rain stops, we will clean the drive away। We will clean the drive away when, तो ये आपका subordinating conjunction लग गया यहां पर। So you can see that we are now on page 121, exercise H. Mark the sentences as correct or incorrect. Put a comma to make the sentence correct। पहले तो आप देखें कि ये कहां से इनकरेक्ट है, तो मैंने तो कॉमास पहले लगा दिए, तो ये तो इनकरेक्ट थे, अब मैंने इन्हें करेक्ट किया है। बिकॉज आलिया
आलिया मिस्ड हर स्कूल बस, शी वॉज लेट फॉर हर स्कूल। तो इसमें आपने करेक्ट और इनकरेक्ट तो पहले मार्क करना है, उससे मैं आपको पहले बताता चलूं कि यहां पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज लगे हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने इनको अलग-अलग करना है कॉमे की मदद से। एक चीज तो ये है, लेकिन किसी जुमले में अगर ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ दैट्स मीन वो तो करेक्ट है। तो हमने करेक्ट और इनकरेक्ट तो पहले लगा लिए कि कौन से जुमले करेक्ट हैं और इनकरेक्ट हैं, और जो इनकरेक्ट हैं उनमें अब हमने कॉमा प्लेस करना है। जैसे कि आपके सामने मैंने बिकॉज आलिया मिस्ड हर स्कूल बस, मैंने कॉमा लगा दिया। आफ्टर क्लीन कम्स होम, मैंने कॉमा लगा दिया। मतलब ये जो इनकरेक्ट सेंटेंस की हैं इनको कॉमा लगा के हमने करेक्ट कर दिया है। व्हेन इट रेन्स, तो हमने फिर इसको कॉमा लगा के जुमले को करेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, ये बहुत आसान थी जी। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। सबसे पहले आपने क्या करना है, इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। उसके बाद आपने एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को कि वो एक सेपरेट बिन्स अरेंज करे ताकि ये जितना भी ड्राई वेस्ट है जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास और पेपर है उसको डस्ट बिन्स में डाला जाए। राइट अ लेटर टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि शहर के हैं, उनको इन्फॉर्म करना है कि इरेगुलर कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन योर एरिया जो है वो इकट्ठा हो रहा है। आप नीचे देख सकते हैं इसने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत बेहतर होने वाले हैं। तो प्लीज आप अपने से लिखना सीखें, और ऑन वर्डिंग के अंदर जितना आप लोग सीखेंगे उतनी आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होगी। अब चलते हैं ABC के राइटिंग स्किल्स के आंसर्स पर। सबसे पहले तो हमने इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ पर एक पैराग्राफ लिखना था। नॉइज पोल्यूशन हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये आपके मतलब पैराग्राफ को शो कर रहा है, ये पूरी 4 से 5 लाइंस। ये जो शोर की आलूदगी है ये बड़ा मनफी असर इंसान की सेहत पे डालती है। इट इज अ बायोलॉजिकल स्ट्रेसर, ये एक हयातियाती स्ट्रेसर है, दबाव डालने वाला। एंड कैन कॉज कंडीशंस एज एग्रेशन, और ऐसी कैफियत मसलन के जारियत, नॉर्मल से ज्यादा खून का दबाव। मतलब ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी हुई थी लेकिन रिपीट हो रही हैं, सच एज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स, हियरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, एंजाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। ये क्वेश्चन आंसर्स में मैंने आपको पूरा पैराग्राफ क्लियर किया हुआ है। सो दिस इज बेसिकली राइटिंग स्किल्स पर जो आपने एक पैराग्राफ लिखना था कि किस तरह हमारी जमीनी आलूदगी इंसान की सेहत पर असरात को नमूदार कर रही है। उसके बाद करते हैं बात एप्लीकेशन की कि आपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि वो डस्टबिन ड्राई वेस्ट के लिए जो है वो अरेंज कर दें। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल मुल्तान सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू say that during recess period students throw used papers। तो सर जब हमारी ब्रेक टाइम होती है, जैसे रिसेस पीरियड कहा जाता है, सर ये जो बच्चे हैं ये कागजात को फेंकते हैं। तो वो जो जूस के बॉक्सेस और बोतलों को फेंकते हैं टिथर इन स्कूल प्रेमिसेस, मतलब स्कूल के जगह पर, देयर आर नो सेपरेट डस्टबिन्स इन आवर स्कूल वेयर स्टूडेंट्स कुड थ्रो इन ड्राई वेस्ट। तो यहाँ पर अलहदा डस्टबिन्स नहीं है, तो काइंडली अगर आप हमें ड्राई डस्टबिन्स इकट्ठे कर दें जिस पर ये चीज़ें फेंकी जाएं। देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट बिन्स मे काइंडली बी प्लेस्ड ऑन वेरियस स्पॉट्स। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो कचरे की टोकरियाँ हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए रख दी जाएं। थैंक्स, योर ओबीडियंटली हामिद अली। कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास 9 का आपका स्टूडेंट जी। अब बात करते हैं खत लिखने की, जो कि आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को लिखना है, जो कि शहर के ऑफिसर हैं, और इनको इन्फॉर्म करना है इरेगुलर कलेक्शन हो रही है जी सॉलिड वेस्ट की हमारे इलाके में। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। 29A गुलबर्ग लाहौर, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी लाहौर। सर सब्जेक्ट मेरा क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये जो इरेगुलर कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट हो रही है ये ना हो।
इट इज ब्रॉट टू योर नोटिस, मैं आपके गौर करने में ये बात लेकर आना चाह रहा हूं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्कर्स डू नॉट कम रेगुलरली टू कलेक्ट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द गुलबर्ग 3। गुलबर्ग 3 से ये लोग लेकर नहीं जाते हैं इस तरह के गलाजत को, कचरे को, विच इज अ मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। शदीद गौर करने वाली ये बात है फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, खास करके हमारे जो रिहायशी हैं इस इलाके के। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डायरेक्ट देम टू कलेक्ट सॉलिड वेस्ट। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि गुलबर्ग 3 हर रोज ये लोग आएं और सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट कर कर लेकर जाया करें। अ प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। आपका लिया जाने वाला हर कदम हम बहुत उसको सराहेंगे और तारीफ करेंगे। थैंक्स, योर सिंसियरली फयाज अली, या जो भी इंसान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को लिख रहा है वो नाम लिख सकता है। सैंपल लेटर आपके सामने पेज 122 पर है। एग्जामिनेशन ऑल ABC, ये राइटिंग स्किल्स के अंदर ही आ जाता है कि आपने चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक को और इस तरह आपने सिटी का नाम मेंशन करना है, सब्जेक्ट लिखना है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, आपके सामने हमने लेटर को पढ़ा है। तो ये राइटिंग स्किल्स के अंदर इस पेज 122 पर शो हो रहा है, जो कि अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है पेज 122 का, वो है जी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स शो हो रहे हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ एडवाइस, आई थिंक यू शुड डैश, आई डोंट थिंक यू शुड डैश, यू ऑट टू डू दिस एंड दैट। तो मतलब ये आपने बताना है कि आप नसीहत कर रहे हैं। तो अगर हम नसीहत को सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ मतलब एडवाइस को, तो कुछ ऐसे वो आपको सॉल्व नजर आएगी। आई थिंक यू शुड लीव कराची फॉर एवर। मैं आपको नसीहत करता हूं कि आप कराची को हमेशा के लिए ही छोड़ दें। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है आई डोंट थिंक यू शुड, तो उसके ऊपर आपने सिर्फ ये लिखना है आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर। मेरा ख्याल है तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहां पर। उसके बाद लिखा हुआ है जी यू ऑट टू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू ऑट टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। मतलब हर चीज एडवाइस आपको बताई जाएगी स्टेटमेंट के जरिए, जिसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स में लेकर आ सकते हैं। बातचीत करनी होती है इंग्लिश में, जब आप बातचीत करना शुरू करते हैं तो आपके लिए आसानी शुरू हो जाती है इंग्लिश बोलने में। अब नेक्स्ट है जी यू ऑट नॉट टू ओबे द अनलॉफुल order of your officer. If I were you, I would have been an engineer. If I were in your place, I would have forgiven him. If I were in your position, I would have eradicated corruption from police department. I suggest that you should join Air Force. इसी के साथ हमारा ये जो 122 पेज का लास्ट क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन, हमारा चैप्टर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज बहुत प्रॉपरली क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट्स कि सर मुझे ये पोर्शन दोबारा समझा दें, या इस पोर्शन का क्या मतलब है, या ये हमारी डेली लाइफ के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है। थैंक यू सो मच।